अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए मुसलसल जलसे कर रहे हैं, मगर हतमी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया है। 25 मई के बाद से वो सिर्फ ऐलानात करते आ रहे हैं, मगर लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगा हुआ है। 2 बार उनकी टीम इस्लामाबाद आई, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और साथ ही इमरान खान ने अपनी हालिया ऑडियो लीक्स पर एजेंसीज पर बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी है। आज रावलपिंडी में अपनी तकरीर में इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने लोगों की जासूसी करो? क्या आपको मुल्क की कोई फिक्र है या नहीं? आपका ये काम रह गया है कि टेलीफोन टैप करके पता करो कि इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है। हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको आप लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहे हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर था? घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को, लोगों की तुमने ये क्या कह दिया, लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। इससे पहले आज ही अपने एक ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है, क्योंकि इनसे वजीर आजम हाउस और वजीर आजम ऑफिस के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बग थी। हम इन ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के जरिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है और कौन ये ऑडियोज़ जारी कर रहा है, जिनमें से बहुत सी एडिटेड या डॉक्टर्ड हैं। यह तहकीक निहायत अहम है, क्योंकि कौमी सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू वगैरह को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड या फिर हैक किया गया। नतीजतन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार होकर रह गई हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान फ़ोन टैपिंग या वज़ीर आज़म की मालूमात रखने पर एजेंसीज़ पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, मगर जब वो खुद वज़ीर आज़म थे तो वो एजेंसीज़ के इसी काम की तारीफ़ करते थे, इसे मुल्क के सरबराह की हिफाजत का नाम देते थे। इमरान खान फ़ख्र से कहा करते थे कि जो मैं करता हूँ, जो मैं टेलीफोन करता हूँ, वो सब कुछ ISI और IB को पता होता है, क्योंकि एजेंसीज़ का काम होता है कि वो अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। कुछ दिन पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौजूदा काबीना अरकान की ऑडियोज़ लीक हुई थी, तो खुद इमरान खान उन ऑडियोज़ पर सियासत कर रहे थे और अपने जलसों में तबसरे कर रहे थे। अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। अपने दमाद का फायदा करवाने के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। वो आइंदा आने वाली मुमकिन ऑडियोज़ का बताकर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयानियां बनाते रहे। ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा आज अपनी तकरीर में इमरान खान ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को हैंडलर्स कहकर पुकारा और पैगाम दिया कि कौम तुम्हारी बात नहीं सुनने लगी, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाएं। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर्स सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ, कौम इनका मुकाबला करेगी।
इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आप हिकमत अमली बना रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके लॉन्ग मार्च के खिलाफ, गिरफ्तारियां भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की FIA की तरफ से हो रही हैं जो कि आपके मातहत है, मगर आप तो खुद खतरे में हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने जालसाजी की आपके मुकदमे के खिलाफ, मगर वो बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ये 2017 का मामला है, एक सोसाइटी का इफ्तिताह आपने किया, जवाब में आपने 10 केनाल का प्लॉट रिश्वत में लिया, वो केनाल अभी भी जो प्लॉट्स हैं आपकी मिल्कियत में हैं। 2019 में ये केस रजिस्टर हुआ, आपको दोबारा भी अक्टूबर 6 को समन किया गया, आप ना पेश हो रहे हैं ना इस हवाले से अपना दिफा कर रहे हैं, और आप तो खुद खतरे में आप गिरफ्तारी के। देखें, ये जहाँ तक मेरी लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ हिकमत अमली का सवाल है तो वो इंशाअल्लाह ताला वो बन गई है, उसे और फोर्टिफाई कर रहे हैं और इमरानी फितना जो है इसको इंशाअल्लाह ताला इसका सर कुचल के रख देंगे और इसे बिल्कुल जो है वो पनपने नहीं देंगे, और वो स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। रही बात ये एंटी करप्शन वाली, तो ये ड्रामा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो इन्होंने वारंट हासिल किया है उस पर मेरा एड्रेस तो है फैसलाबाद का, तो मैं तो 2 दिन फैसलाबाद रह के आया हूँ अपने हलके में। मैंने वहाँ जो है वो ओपन बैठा रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ। तो ये इधर इस्लामाबाद में क्या ढूंढते फिर रहे हैं? वहाँ पे इनकी हुकूमत भी है, अगर इन्होंने अरेस्ट करना था तो वो आ जाते वहाँ पे फैसलाबाद में। वैसे पर जालसाजी क्या की है? क्योंकि आप वो जो मुशतिक अब्बासी साहब का वर्जन है वो ये कि आपने 2017 में इफ्तिताह किया सोसाइटी का, 10 केनाल का आपने प्लॉट लिया, अभी भी आपकी मिल्कियत में है, तो आप अदालत को ये तो जाके बताएंगे ना कि केस के मेरिट दुरुस्त है या नहीं। सिर्फ ट्विटर पर तो नहीं बताएंगे कि जालसाजी हो रही है या मुकदमा क्या है। इस तरह तो आपको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को। नहीं, देखें, उसमें मामला ये है कि ये 4 साल पहले का मुकदमा है और ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इनको 4 साल बाद याद आई है। इसमें सारा कुछ हो के जो है वो ये मुकम्मल हो चुका है और इसमें कोई मेरा दूर दूर तक भी है जो है वो इस मामले से कोई तल्लुक़ नहीं। रही बात ये कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदना तो कोई जुर्म नहीं है, और ये यहाँ तक इस इल्ज़ाम का तल्लुक़ है जी हमने जो है वो उसमें कोई फ़ीस कम अदा की है, तो फ़ीस इन जो है वो अहमकों को ये नहीं मालूम कि फ़ीस जो है वो जिस आदमी ने रजिस्ट्री करवानी होती है हाउसिंग सोसाइटी उसने अदा करनी होती है, वो ख़रीदार ने अदा नहीं करनी होती। तो उसमें कोई मामला है नहीं। अगर होता तो ये 4 साल में किसी न किसी तरह पे, मैं तो उस वक्त अक्टूबर 2019 में था भी जेल में इनके एक जाली और बेबुनियाद मुकदमे में। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा इन्होंने जो है वो किया है, और इसमें इन्होंने हक़ाइक़ को छुपा के, रिकॉर्ड को टेम्पर करके, अदालत को मिसलीड करके इन्होंने वारंट हासिल किया है। वो हम अदालत से बिल्कुल रजू करेंगे। अदालत का जो हुक्म है वो सार आँखों पे बिल्कुल अदालत से रजू करेंगे और इनकी वो टेम्परिंग जो है वो सामने लाएंगे, और जो लोग ज़िम्मेदार हैं वफाकी हुकूमत पे जो है इस मुहिम जोई के, तो उनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला हमने वो सबूत सारा जो इन्होंने रिकॉर्ड में किया है वो इकट्ठा कर लिया है। तो उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक। राजा, मुझे ये भी बताइए कि आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जो इमरान खान साहब ने तकरीर की, इसके अलावा ट्वीट्स की कि वो अदालत से रजू करने का इरादा रखते हैं। ये जो फ़ोन टैपिंग हुई है, जिस तरीके से ऑडियोज़ लीक हुई हैं, उन्होंने कहा कि जब खुद होता था तो क्या होता था। इमरान खान साहब के अपने यू टर्न एक तरफ, दायरे उनका माजी में कोई और मौक़िफ़ था, मगर उसूली तौर पर क्या गलत बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म की और जो गुफ्तगू है वो ही प्रोटेक्टेड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की है। तो इस पर अगर वो अदालत जाते हैं तो हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ नहीं होगा कि अदालत भी इसको मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाए? क्योंकि आप लोग जो तहकीकात कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि आप लोग उस तहकीकात को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचा पाएंगे। या तो आपके पड़ जल जाएंगे या आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो बेहतर नहीं है कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो सूरी तौर पर दुरुस्त कर रहे हैं, उनको अपना यू टर्न एक तरफ। देखें शाहजेब, सियासत में और हर चीज़ जो है उसके 2 पहलू होते हैं, एक लीगल पहलू होता है और एक मॉरल पहलू होता है। और कोई भी मामला जो है उसमें अगर आप कोई जुर्म करते हैं, आप कौम से फ्रॉड करते हैं, आप कौम से धोखा करते हैं, तो उस जुर्म की
उस धोखे की, उस फ्रॉड की, उस घटियापन की, जो कि इसकी ऑडियो में जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से इसने कौम के साथ जो है वो धोखा किया, किस तरह से फ्रॉडुलेंट तरीके से कौम को जो है ये गुमराह कर रहा है, वो अपनी जगह पे है। उसकी जो एक अखलाकी वैल्यू है, जो सियासी वैल्यू है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। उसकी आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी और उसके कंसिक्वेंसेस होंगे हर कीमत पे। बाकी रही बात के जो लीगल पहलू है, लीगल पहलू ठीक है। अगर किसी ने ये जुर्म किया है तो उसने गलत किया है, इल्लीगल उसने टैपिंग की है, वो अपनी जगह पे जवाबदेह होगा। लेकिन कोई मुजरम ये नहीं कह सकता कि जी मैं अपने जुर्म का जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि आपने तो मेरे ख़िलाफ़ एविडेंस जो है वो आपने टैप कर ली है, जबकि ये करना आपको नहीं चाहिए था। वो अपनी जगह पे इसका जो जुर्म है, इसका जो मौक़िफ़ भी पहले रहा है, तो वो अपनी जगह पे है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका इसको जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, हम भी रोज़ आवाम से इन टच हैं, हलकों में हैं। मामला ये है कि इस फितने का जो डैमेज इन ऑडियो टेप के ज़रिए से अब हुआ है, शायद इससे पहले जो है वो कभी नहीं हुआ। लोगों के सामने ये बंदा एक्सपोज हो गया है, लोगों को सामने नजर आ गया है कि ये किस कदर घटिया इंसान है कि इसकी बात सुबह को और है, दोपहर को और है, शाम को और है, लोगों के सामने और है, पीछे और है। राज साहब, आप वजीर बनने के बाद पता नहीं लोगों की पल्स सही पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते हैं। आप पंजाब के बाई इलेक्शन में भी 20 में से 16 जीत रहे थे, नहीं जीत पाए थे। अब आप वजीर दाखिला बन गए हैं, आप पल्स रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रोजाना हल्फ ले रहे हैं और वो कह रहे हैं इतना बड़ा मार्च होगा कि आप रोक नहीं पाएंगे। तो आप अपनी जितनी भी तैयारियां कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है आप उनको रोक पाएंगे? वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे, उल्टा भी लटक जाए, उन्होंने आज कहा आपको एड्रेस करके, तब भी नहीं रोक पाएंगे? नहीं, इसे उल्टा लटका के रोकेंगे। इसे ये जो है ना, ये इसे उल्टा लटकाएंगे और इसको जो है वो रोकेंगे। देखें, मामला ये है कि जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें इलेक्शन में जो हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी कि हमने जिन लोगों को टिकट दिया, फिर उसके बाद हमारे अपने लोग जो थे वो तवाबन नहीं कर रहे थे, और उन इलेक्शंस में क्या किसी जगह पे 2000 से, किसी जगह पे 4000 से जो है वो मामला जो है वो ऊपर नीचे हुआ। कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो इनकी हो गई। तो मामला ये है कि अब भी हमें चलें, हम अगर समझते हैं कि ये 15-20 हज़ार लोग लेके आएगा, तो चलो ये 25 हज़ार ले आएगा, 30 हज़ार ले आएगा, इतना ही फ़र्क हो सकता है ना, वो और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अगर आप के बकौल के हमको थोड़ा पल्स को पढ़ने में जो है वो कोई कमी बेशी है, तो मामला ये है कि ये जितनी भी तादाद लेके आ सकता है उसके मुताबिक हमने शाफी बंदोबस्त किया है। राजा 2 लाख आ गए तो फितने को जो है वो इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत से जो है वो रोकेंगे और इसका सर कुचलेंगे। इसका साहब, आपकी तैयारी फिर 25,000 लोगों की है ना? 2 लाख आ गए तो क्या करेंगे? आपकी तो तैयारी फिर 25,000 की है ना? बहरहाल मामला ये है कि वैसे तो खैर जो रेशो है वो फोर्स और मॉब के दरमियान में 1-5 की या 1-10 की होती है। हमारी तैयारी तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये इससे ज़्यादा लाने की कैपेसिटी नहीं है इसकी। ये इससे पहले 14 में भी आया था, इससे बाद ये 25 मई को भी आया। ये ऐसे बढ़के छड़के जो है ये लगाता रहता है। जो इसकी तैयारियाँ हो रही हैं, तो क्या आपको क्या ख्याल है कि उन तैयारियों का हमें कोई इल्म नहीं है? साहब, ये कोई एजेंसी जो है वो रिपोर्ट नहीं करते। चले को थोड़ा बहुत 5-10 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या इतला ये दुरुस्त है कि वाली बात जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ एक दो गिरफ्तारियां ऑडियो लीक के मामले पर की हैं? देखें, उस बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से हो रही है, और ख़ास तौर पे ये मामला जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके फ़ैसले के तहत ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और ये रिपोर्ट जो है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये गालबन वहीं पे जो है ये पेश होगी दोबारा, या प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश होगी, वो इसे कैबिनेट में लेके जाते हैं या NSC में लेके जाते हैं। तो वहीं से ये फ़ैसला होगा कि इसके किस हद तक इसे ओपन करना है, शेयर करना है, या किस हद तक नहीं करना। तो इसलिए मैं इस बारे में कोई ज़्यादा जो है वो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ
कि ये इंडिविजुअल केस है। इसमें वो जिस तरह से बात हो रही ना जी, कोई हॉस्टाइल एजेंसी में इन्वॉल्व है और पता नहीं कितने किलोमीटर बाहर से वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और ये पता नहीं कोई और इंटरनल जो है वो एजेंसी इन्वॉल्व है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बता, अगर इंडिविजुअल है का मामला है तो और इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो अवाम के सामने आएंगे, क्योंकि अवाम के सामने तो उसी वक्त आएंगे जब सिविलियन हुकूमत के पर नहीं जलते होंगे। नहीं आएंगे तो पता चल जाएगा कि पर जलते हैं, तो इसलिए बता दें आएंगे। नहीं देखें, इसमें शाहजेब पर जलने की भी बात नहीं है। मामला ये है कि एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो इंडिविजुअल जो है वो उनको जो है वो वहाँ पे मुतय्यन किया गया, और उसके बाद उन इंडिविजुअल्स में पैसे के लालच में और कई लोग यानी फैशन के तौर पे भी लोग इन कामों में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, टेलीफोन हैकिंग जो है वो हुई है। तो मामला ये है कि उस तरीक़ाकार को अगर आइंदा के लिए जो है वो कोई आइंदा इस किस्म की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, ओपन करना बाज़ तौर तरीक़ों से या बाज़ दफ़ा स्ट्रेटजिकली जो है वो मुनासिब नहीं होता। मगर क्या ये बात दुरुस्त है कि बाहर के लोग थे और वज़ीर आज़म का जो स्टाफ है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें हासिल की हैं, ये दुरुस्त है? नहीं, जो वो इंडिविजुअल जो है उनका तल्लक तो आखिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करने वाले लोगों से ही है ना। वो कोई ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये तो नहीं हो सकता कि कोई आदमी अजनबी जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए। लोग तो वहीं के होते हैं। और फिर दूसरा ये है कि ये टेलीफोन हैक करना जो है ये कौन सा कमाल है। ये तो इतनी आसानी से, अब जब हम इन चीज़ों में पढ़े हैं और मालूम किया है, तो ये तो इतनी आसानी से हो सकता है कि बग़ैर आपके टेलीफोन को टच किए भी जो है वो हैक हो सकता है, और उसके बाद जो आप बात करेंगे जहाँ पे करेंगे वो सुनी जा सकती है। मगर कुछ जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर्ड लाइन थी जिस पे इमरान खान साहब एतराज़ कर रहे हैं, उनकी अहलिया की भी ऑडियो लीक हुई अरसलान खालिद के साथ, मगर बगिंग तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हुई है ना, जहाँ पर आप लोग सारे के सारे बात कर रहे हैं, फिर इमरान खान साहब अपने लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है बगिंग का आंसर देखें, क्योंकि अभी प्रेमा फशाई जो है वो इंक्वायरी इनिशियल स्टेज पे है। डिटेल में जब कंक्लूजन जो हैं वो जो ड्रा हुए हैं उनको वेरीफाई एक दफ़ा होंगे, उसके बाद फिर री-वेरीफाई होंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो फाइनल होगी। लेकिन इब्तदाई तौर पे जो चीज़ सामने आई है, मेरा ख्याल इसमें बगिंग जो है ना वो नहीं है इसमें। यानी किसी के फ़ोन से हैक हुआ सारा का सारा मामला, किसी फ़ोन के ज़रिए? चले, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इसमें इंडिविजुअल्स और फ़ोन हैकिंग इसमें इन्वॉल्व है। यानी बाज़ औक़ात कोई चीज़ किसी तरह से कर ली गई, बाज़ जगह किसी तरह से कर ली गई, तो इसमें जो है ये अगर मुनासिब समझा गया स्ट्रेटजिकली, तो ये प्राइम मिनिस्टर या जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो उन हिस्सों को जिस हद तक मुनासिब हुआ उनको जो है वो लोगों से, मीडिया से जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। ऐसा, मगर जो दोनों ऑडियो लीक्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है। लेकिन ये मामला जो है इट स्टैंड्स रिजॉल्व्ड, यानी इट स्टैंड्स रिजॉल्व। इसमें कोई इतना कोई इसमें ऐसी कोई हुए वाली बात कोई कोई होस्टाइल एजेंसी थी और पता नहीं वो कितने मील दूर से सारा कुछ कर रही थी, ये कोई ऐसी अगर रिजॉल्व हो गया है, ऐसी कोई अगर रिजॉल्व हो गया तो इमरान खान साहब जब अदालत जाएंगे तो अदालत को भी सेटिस्फाई कर देंगे कि इस तरीके से रिजॉल्व हुआ है, उनके सामने एविडेंस रख देंगे सारी। देखें, अदालत में मेरा ख़्याल है कि अदालत का ये इस्तेहकाक या प्रोगेटिव भी है कि अगर वो चाहें तो इन कैमरा जो है उनके साथ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो काम कर रही है वो इन कैमरा शेयर कर सकती है, किसी के साथ भी कर सकती है। मामला तो ये है ना कि उसको जो है वो बाज़ चीज़ों को ओपन शेयर होना चाहिए, बाज़ को नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि जो है वो शेयर हो सकती है, सिर्फ प्रोग्राम में आपके साथ जो है वो शेयर नहीं हो सकती। अच्छा, फिर मुझे बताइए उसमें कोई ऐसी जो है कोई ऐसी ख़तरे वाली या कोई ऐसी जो है वो जिस तरह की पहले बातें हो रही थी कि ये पता नहीं ये हो क्या गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ऐसा है ना, क्योंकि अगर बग नहीं हुआ है, फ़ोन हैक हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों ऑडियोज़ में एक चीज़ कॉमन है कि एक में ये कॉमन है कि इमरान खान साहब हर ऑडियो में मौजूद हैं लीक में, दूसरी में ये कॉमन है कि शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, यानी मुल्क के दोनों वज़ीर आज़म के फ़ोन हैक हुए थे और उनके ज़रिए वो गुफ्तगू जो है वो हैक हुई है। देखें ना, वो जो डिवाइस है वो आप किसी जगह पर रख दें और उस कमरे में होने वाली जो गुफ्तगू है वो आप जो है वो रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद उसको उठा लें, उसके बाद दोबारा जब चाहें फिर दोबारा रख दें,
तो ये चीज़ें जो है, अब अगर टेलीफोन हैक है तो फिर उससे भी जो है ये चीज़ हो सकती है। वैसे इमरान खान साहब तो खुद करवा रहे थे ना, वो तो कहते थे कि मेरी एजेंसियों से लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं तो काम ही सारे बड़े ठीक करता हूँ, मैं तो बात ही सारी सही करता हूँ, मैं तो कोई बात गलत करता ही नहीं हूँ। और मियाँ साहबान की लड़ाई इसलिए एजेंसी से होती क्योंकि एजेंसियों को हर चीज़ का पता होता है, तो वो फिर गलत बात करते थे, तो इसलिए वो एजेंसी से लड़ाई हो जाती थी। अब बंदा इससे पूछे बेशर्म आदमी से कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा ये क्या कुछ सामने आ रहा है, तुम पूरी कौम के साथ धोखा कर रहे हो, पूरी कौम को कह रहे हो कि जी घोल के पिला दो इनको, घोल के पिला दो ये बयानियां। राजा साहब, जाहिर है जो इमरान खान साहब के ऑडियो लीक से उन पर, उनके किरदार पर जरूर सवाल उठाती हैं, मगर आप ऐसा लग रहा है दोनों की बात कर रहे हैं या फिर आप घुमा रहे हैं कि आप ये भी कह रहे हैं कोई डिवाइस रखा हो तो फिर बगिंग हो गई, फ़ोन हैक हुआ है तो अलग काम, ऐसा लग रहा है दोनों ही काम हुए हैं। आप दोनों कामों को बस मट्टी डालना चाह रहे हैं कि बस आगे बढ़े, छोड़े। बगिंग और चीज़ है। ये डिवाइस जो है वो कोई छोटा सा जो पुर्जा है वो रख दें किसी कमरे में या किसी टेबल में, उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बाकी भी जो ऑफिस है उनकी रोज़ाना जो है वो होती है, उनकी स्वीपिंग होती है, उनको यानी क्लियरेंस होती है उनकी। तो ये तो फिर कोई ऐसा बंदा ही होता है ना कि जो वक्त पे रख दे, वक्त पे उठा ले। यानी कि फिक्स नहीं थे, मगर कोई बंदा था जो हाँ, कोई बंदा था जो वज़ीर आज़म के स्टाफ में था और जो रखता था और फिर उठा लेता था और फिर वो लोगों तक पहुंचा देता था, और ये सब पूरा नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लिया आपने। ये इंडिविजुअल केस है, ये इंडिविजुअल केस है, और इसमें कोई पीछे कोई एजेंसी या कोई ऐसा मामला जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। लोग पैसे की खातर भी और दूसरी चीज़ों की खातर भी जो है वो इस किस्म का जो है वो गुमराह हो जाते हैं और गलत काम जो है वो करने पे शुरू हो जाते हैं। राजा, मुझे क्यों लग रहा है कि इंडिविजुअल केस का चीज़ अलार्मिंग थी वो जो है वो नहीं है। राजा, मुझे क्यों लग रहा है कि इस इंडिविजुअल का और इस इंडिविजुअल केस का आवाम को कभी सच पता चलेगा नहीं, जैसे बहुत सारी चीज़ों का आज तक नहीं पता चला, चलेगा नहीं पता। चले बहरहाल इसमें ये फ़ैसला तो खैर वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, अगर वो उन्होंने चाहा तो बिल्कुल हो जाएगा, या कैबिनेट ने चाहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चाहा तो ज़रूर होगा। और इसमें कोई मेरी नज़र में तो कोई ऐसा हार्म नहीं है कि इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोई हॉस्टाइल एजेंसी है या कोई अदरवाइज एजेंसी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम थे कि उसमें जो है वो फिर आप उस चीज़ को जो है अगर आप शेयर करें तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, भले कोई हॉस्टाइल एजेंसी ही हो। तो क्योंकि जब ऐसा नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इसको शेयर करना या ना करना जो है ये जो है वो प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। कराची के अवाम हैरान हैं, खुद MQM के रहनुमा परेशान है कि हुआ क्या है। क्या हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 2016 में एक शख्स की वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट टूट गई थी। MQM लंदन और MQM पाकिस्तान में तकसीम हो गई थी और वो शख्स कोई और नहीं, मुत्तहिदा के कायद और बानी अल्ताफ हुसैन थे। फिर 2018 में भी एक शख्स की वजह से MQM पाकिस्तान टूट गई थी। MQM बहादुराबाद और MQM PIB में तकसीम हो गई थी। उस शख्स की वजह से MQM पाकिस्तान ने अपने लीडर और अपने कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार को ही पार्टी से निकाल दिया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कामरान टिसोरी थे। बानी MQM तो अपनी पार्टी में वापस नहीं आ सके, लेकिन कामरान टिसोरी ना सिर्फ वापस आए बल्कि वापस आते ही सीधे राब्ता कमेटी में आ गए और फिर फौरन ही MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर बन गए और आज 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नर सिंध बन गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कहानी भी अजीब है और उसने MQM पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल दोनों पर सवाल उठा दिए। खुद पार्टी के सीनियर रहनुमा हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है। कामरान टिसोरी MQM के रहनुमा हैं, MQM के नामजद करदा गवर्नर हैं, मगर MQM में ही ऐसे लोग हैं जो उनसे सख्त नाराज़ हैं। कामरान टिसोरी की वजह से अपनी पार्टी से भी नाराज़ हो गए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कामरान टिसोरी आज सिंध के गवर्नर हैं। कामरान टिसोरी के MQM में आने, निकाले जाने, फिर वापस आने और अचानक गवर्नर सिंध बन जाने की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। माजी में एक बिजनेसमैन के तौर पर कामरान टिसोरी पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे। उन पर पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन और सरकारी ज़मीन कम कीमत पर हासिल करने के 4 मुकदमात दायर किए गए। उसके बाद 4 नवंबर 2008 को खबर आई कि कामरान टिसोरी दूसरा नाम इस्तेमाल करके दुबई से कराची पहुंचे थे कि उन्हें पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। कामरान टिसोरी ने जेल से रिहा होने के बाद 12 जनवरी 2013 को मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन वहाँ भी उनकी वजह से इख्तलाफात हो गए।
और फिर 4 फरवरी 2017 को कामरान टिसोरी ने एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये वो वक्त था जब एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन से कतई ताल्लुक कर चुकी थी और डॉक्टर फारूक सत्तार कन्वीनर की हैसियत से पार्टी को चला रहे थे। कामरान टिसोरी को एमक्यूएम में शामिल करने पर पार्टी के अंदर से उस वक्त भी सख्त रद्द-ए-अमल आया, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को 2017 के ज़िमनी इंतखाबात में सईद गनी के मुकाबले में सिंध असेंबली का इलेक्शन लड़वा दिया, जिसमें उन्हें शिकस्त हो गई। लेकिन इसके बावजूद कामरान टिसोरी राब्ता कमेटी में भी रहे और डिप्टी कन्वीनर भी बन गए। पार्टी में एतराज़ात होते रहे मगर फारूक सत्तार उनको नज़रअंदाज करते रहे और 2017 के आखिर में कामरान टिसोरी के पार्टी छोड़ने की खबरें आई तो डॉक्टर फारूक सत्तार की वालदा ने 4 दिसंबर को खुद कामरान टिसोरी के घर जाकर उन्हें मनाया। इसके बाद फारूक सत्तार ने 2018 के सेनेट इंतखाबात में कामरान टिसोरी को टिकट देने की बात की तो पार्टी के अख्तिलाफात उभर कर सामने आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान में फारूक सत्तार के खिलाफ बगावत हो गई। इख्तिलाफात पार्टी इजलासों से निकलकर मीडिया तक आ गए। 5 फरवरी 2018 को खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामरान टिसोरी को राब्ता कमेटी से निकालने और उनकी रुकनियत 6 माह तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। 90% से ज्यादा राब्ता कमेटी ने फैसला किया है कि कामरान टिसोरी भाई अब राब्ता कमेटी के मेंबर नहीं है। कामरान टिसोरी भाई को 6 महीने के लिए मुअत्तल किया है। हमारे कारकुनान ये सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है एमक्यूएम की, कौन सी कमजोरी है एमक्यूएम की, ऐसा क्या कमाल है कामरान टिसोरी भाई में कि उनको आप लोगों ने इतनी तसलसल के साथ भी तंजीम की खिलाफ वर्जियों में 1 घंटे के लिए भी मुअत्तल नहीं किया। अब आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही बताएं कि ऐसा क्या कमाल है कामरान टिसोरी में, क्योंकि 8 फरवरी 2018 को कामरान टिसोरी को सेनेट का टिकट देने के लिए फारूक सत्तार के इसरार पर फैसल सब्जवारी ने कहा कि एमक्यूएम इज नॉट फॉर सेल। कामरान टिसोरी भाई के हवाले से जो फरमाइश होती है, जो कि फारूक भाई की नहीं कामरान भाई की ही होती है, फारूक भाई से कहलवाई जाती है कि उन्हीं को सामने रख के फैसले हों, उन्हीं को सामने रख के फैसले वापस लिए जाएं, वो अब हमने मानने से इनकार कर दिया। मेरिट क्या है? मेरिट कुछ नहीं। एमक्यूएम इज नॉट फॉर सेल। आज तो फारूक सत्तार पार्टी में नहीं है तो फिर मेरिट क्या है? और फिर कामरान टिसोरी की सेनेट के लिए नामजदगी का मसला इतना बढ़ गया था कि 11 फरवरी 2018 को एमक्यूएम पाकिस्तान ने फारूक सत्तार को कन्वीनर के ओहदे से ही हटा दिया और कहा कि अब वो पार्टी के कारकुन हैं। आज हम तमाम लोग इंतहाई बोझल दिल के साथ, इंतहाई तकलीफ के साथ फारूक सत्तार भाई हमारी पार्टी के कारकुन हैं। 12 फरवरी को खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार हमारे प्रोग्राम में आमने सामने बैठे थे और कामरान टिसोरी से मुताल्लिक क्या गुफ्तगू हुई, देखिए। कामरान टिसोरी को जिस तरह 1 साल में फारूक भाई ने चलाया है, तंजीम में जगह दी है और जिस तरह बढ़ाया है, उसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो चुके थे। हम कई बार फारूक भाई से पूछ चुके हैं कि फारूक भाई आखिर ऐसा क्या है? आपने तो उनको एक तरह से डिप्टी कन्वीनर नहीं को कन्वीनर बना दिया है। पार्टी के लोगों ने कहा भाई फारूक भाई के पास जो इख्तियारात हैं समझो कामरान टिसोरी की जेब में है, तो वो महफूज है या आपके पास होंगे तो महफूज होगा। ये एमक्यूएम में -2 के फार्मूले पर अमल हो रहा है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और पूरी जो नाम नहादी है राब्ता कमेटी, जिसे कल जनरल असेंबली ने बर्खास्त कर दिया, उन्हें तहलील कर दिया, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि वो किसी का आलाए कार बन रहे हैं। और फिर 14 फरवरी को वसीम अख्तर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सारी पार्टी एक तरफ और कामरान टिसोरी एक तरफ। राब्ता कमेटी का फैसला है कि कामरान टिसोरी को निकाल दिया जाए तो फिर फारूक सत्तार को सरबराह बनाने पर गौर किया जा सकता है। एक शख्स के पीछे आप पूरी पार्टी को छोड़ के अलग खड़े हो जाओ, क्या मजबूरी है वैसे? आप क्योंकि बहुत पुराना जानते हैं फारूक सत्तार साहब को। मैं भी नहीं समझ सका ये। नहीं, आपको पता हो? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं बताया तो पूछा तो होगा आपने फारूक भाई, ऐसी क्या कुछ समझ में आता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। पूरी पार्टी एक क्या सच है? उन्होंने कहा कि वो पता नहीं कोई बात हो रही थी कि टिकट टिसोरी नहीं तो मैं भी नहीं, मैं जा रहा हूँ, ऐसा हुआ? हाँ, बहुत दफा हुआ। क्या ये ऑन टेबल ऑफर है कि टिसोरी को माइनस करें, वापस आए, कन्वीनर बने? राब्ता कमेटी का यही डिसीजन है कि जिस वजह से ये मामलात खड़े हुए हैं, ये खराबियां पैदा हुई हैं, उस शख्स को माइनस करें एंड देन वी शुड गो ऑन। और फारूक भाई वापस आ जाए, मेरे ख्याल में राब्ता कमेटी पार्टी के सरबराह बन जाए, ये राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी। फारूक सत्तार तो वापस नहीं आए और बाकायदा ट्वीट करके वसीम अख्तर साहब ने कामरान टिसोरी को गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। कामरान टिसोरी पर इल्ज़ामात और एमक्यूएम के अंदर शदीद इख्तिलाफात का नतीजा ये निकला कि सेनेट के लिए एमक्यूएम के 4 में से सिर्फ 1 उम्मीदवार फरोग नसीम कामयाब हुए और कामरान टिसोरी समेत 3 उम्मीदवार हार गए। इस शिकस्त के बाद पार्टी में सियासी तूफान तो आया, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर हालात ने पलटा खाया।
फारूक सत्तार बहादुराबाद मरकज़ पहुंचे और पुराने साथियों के साथ मिल बैठे। जब पुराने साथी एक साथ मिलकर बैठे तो एक ऐसा शख्स था जिसे MQM पाकिस्तान की इस खुशी में एंट्री की इजाज़त नहीं मिली, और वो एक शख्स कामरान टिसोरी था। मुझे नहीं पता, फारूक भाई ने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि मैं ना हूँ, तो मैं इसलिए बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सरबराह अंदर गए, बात कर लें, और मैं यहाँ तक आ गया, मुझे आने में कोई इशू नहीं है। सारे अरसे के दौरान कामरान टिसोरी भी मीडिया पर आकर MQM की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे। कि मैं समझता हूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी हिदायतें ले रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके दाएं और बाएं से उनको पर्चियां और उनके कान में बातें की जा रही हैं। मैं कहता हूं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को पहले भी मैंने कहा है कि ये राब्ता कमेटी अपना एतमाद खो चुकी है। उन्हीं लोगों के हाथों गवर्नर सिंध बन गए हैं। इसके बाद 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए, जिनमें कामरान टिसोरी ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया और हार गए। लेकिन MQM को भी कौमी असम्बली की 21 में से सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल हुई। पार्टी के अंदर इख्तलाफात चलते रहे। बिलाखिर 9 सितंबर 2018 को MQM पाकिस्तान ने अपने दूसरे लीडर से भी ताल्लुक इख्तियार कर लिया और डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद कई बार फारूक सत्तार की पार्टी में वापसी की बात हुई, मगर उन्हें हर बार वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि कामरान टिसोरी बतौर कारकुन तो पार्टी में आ सकते हैं, बतौर रहनुमा नहीं आ सकते। इस दौरान इमरान खान की हुकूमत चली गई। 11 अप्रैल 2022 को इमरान इस्माइल ने गवर्नर सिंध के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। MQM नई हुकूमत की भी इत्तेहादी बन गई और फैसला किया गया कि गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को दिया जाएगा। 2 मई 2022 को खबर आई कि MQM ने गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील, आमिर खान, वसीम अख्तर, किश्वर ज़ेहरा और आमिर चिश्ती के नाम तजवीज़ किए हैं। फिर 8 मई को खबर आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने की समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज भी दी है। MQM ने इस बात पर खुशी और फ़ख्र का इजहार भी किया, तनकीद करने वालों को सख्त जवाब भी दिया, लेकिन फिर इस मामले पर तवील खामोशी छा गई। और फिर अचानक 9 सितंबर 2022 को, यानी फारूक सत्तार को MQM से निकाले जाने के पूरे 3 साल बाद, कामरान टिसोरी पार्टी में अचानक वापस आ गए। राब्ता कमेटी में भी अचानक शामिल हो गए, फिर अचानक डिप्टी कन्वीनर भी बन गए। इस पेशरफ्त पर भी MQM पाकिस्तान के अंदर से मुज़ाहमत हुई, सीनियर रहनुमाओं के नाराज़ होने की खबरें सामने आई, मगर मौजज़ाती तौर पर कामरान टिसोरी 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नर सिंध बन गए। 9 अक्टूबर को, यानी कल, ये खबर आ गई कि MQM ने गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी और अब्दुल वसीम के नाम वज़ीर आज़म को भेजे थे, जिनमें से कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने इस बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो ख्वाजा इज़हारुल हसन ने सदर, वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की क्लियरेंस की बात कर दी और कहा कि पाकिस्तान में और कौन सा ओहदा मेरिट पर दिया गया है। वो नाम और भेजे गए, अब्दुल वसीम भाई और कामरान भाई। तो अब्दुल वसीम भाई भी हो सकते थे, कामरान भाई भी हो सकते थे, लेकिन जाहिर है ये प्रोरोगेटिव प्रेसिडेंट साहब का और विफाकी एस्टैब्लिशमेंट और विफाकी हुकूमत की क्लियरेंस का मामला था। कामरान भाई का नाम आ गया। कौन सा ऐसा ओहदा है जो कि बड़ा मेरिटोरियस रहा और उस पर मेरिटोरियस शख्स लगा हुआ है? MQM उनकी मेरिट को दिफा नहीं कर पा रही है, जबकि इससे पहले फरूक नसीम के लिए भी MQM कहती रही कि वो हमारे कोटे पर वजीर नहीं बने। हम क्यों कहते हैं कि हमारा एक वजीर है? कि कोटे में जो 2 वजारतें थी उनमें से हमारी एक वजारत है, और फरूक भाई की वजारत वो उनकी काबिलियत की वजह से मिली है। अब कामरान टिसोरी किसके कोटे पर गवर्नर बने हैं, ये पूछने के लिए आज हमने MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, आमिर खान को, वसीम अख्तर को दावत दी, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को भी दावत दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। हमें बड़ी शामिल करते। स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद को 15% पर बरकरार रखा है। सैलाबों के बाद जो करंट अकाउंट खसारे में बेपनाह इजाफे के खतरात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, स्टेट बैंक के मुताबिक वो भी कंट्रोल में रहने का इम्कान है और करंट अकाउंट खसारा GDP का 3% तक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आज स्टेट बैंक ने यह भी वाज़ेह किया है कि रुपए की कदर में जो बेहतरी आ रही है उसके लिए स्टेट बैंक ने मार्केट में डॉलर्स बेचकर कोई मुदाखलत नहीं की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि रुपए की कदर में बेहतरी सट्टेबाजों पर क्रैकडाउन और इनफॉर्मल करेंसी मार्केट में एक्शन लेने की वजह से है। इसके अलावा इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर की सप्लाई बहुत बेहतर है। 3 आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर देंगे। एशियाई तरक्याती बैंक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर देगा, वर्ल्ड बैंक 1 से 2 अरब डॉलर देगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 50 करोड़ डॉलर देगा। इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक 25 अक्टूबर को कर्ज मंजूरी के लिए इजलास मुनक्किद करेगा। सितंबर के महीने में भी IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं, यानी आज भी रुपया मुसलसल 12वें दिन डॉलर के मुकाबले में ऊपर गया। 1 रुपये 95 पैसे की बेहतरी से 217 रुपये 97 पैसे का हो गया। इस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने इन अफवाहों की नफी की है कि स्टेट बैंक ने मार्केट में डॉलर बेचकर मुदाखलत की है। इसके साथ साथ आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक हालिया सैलाबों ने मुआशी इशारियों को बदल दिया है, मगर अब भी इसके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और जो मालूमात अब तक दस्तियाब हैं इसके मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को बरकरार रखा जाए और महंगाई और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को मैनेज किया जाए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक तरफ सप्लाई शॉक्स की वजह से खाने पीने की अशिया में मजीद महंगाई का सामना रह सकता है, मगर दूसरी तरफ मुआशी सरगर्मियों में कमी की वजह से डिमांड में कमी महंगाई को नीचे लाने का बाइस बनेगी, जिसकी वजह से स्टेट बैंक शरह सूद को बरकरार रख रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक सैलाबों के बाद दस्तियाब मालूमात के मुताबिक मईशत की तरक्की की शरह सैलाब से पहले का
3 से 4% तरक्की का टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और अब तरक्की 2% तक रहने का इम्कान है। जबकि सैलाब के बाद करंट अकाउंट खसारे में कम इजाफे की उम्मीद है, क्योंकि सैलाब के बाद खाने पीने की अशिया और कपास की दरामद में तो इजाफा हो सकता है और साथ टेक्सटाइल बरामदात में भी कमी मुतवक्को है, मगर डोमेस्टिक डिमांड में कमी और दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस में कमी दरामदात को नीचे लाएगी, जिससे करंट अकाउंट खसारे पर दबाव कम होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक डिमांड में कमी के वाज़े इशारे जुलाई और अगस्त में सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों की फरोख्त में कमी से वाज़े हैं और इसके अलावा बिजली की पैदावार में भी मुसलसल 3 माह से कमी देखी गई है और अगस्त में बिजली की पैदावार गुज़िश्ता बरस से 12.6% कम रही, जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जुलाई में 1.4% की कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 3 माह में तिजारती खसारे में कमी देखी गई है और सितंबर में तिजारती खसारा गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 30.6% कम होकर $2.9 अरब रहा और इसमें एनर्जी और नॉन एनर्जी दोनों की दरामदात में कमी ने अहम किरदार अदा किया, जबकि बरामदात मुस्तहकम रही। सैलाब से होने वाले नुकसानात से चावल की बरामदात और टेक्सटाइल सेक्टर पर मनफी असरात आने की तवक्को है, मगर दरामदी बिल में कमी, दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतों में कमी और सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद इस असर को ज़ाइल कर देंगे, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की तवक्को की जा सकती है। यानी स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक तरक्की की शरह कम रहेगी और इसके वाज़े इशारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में नजर आते हैं, मगर बैरूनी सेक्टर और ज़र मुबादला के कम ज़खायर की वजह से खतरात में कमी आएगी और सैलाब के नुकसानात के बाद भी ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की तवक्को है। यानी मुल्क एक दफ़ा फिर उस साइकिल से गुजर रहा है जहाँ तरक्की 6% के करीब पहुँचते ही करंट अकाउंट खसारा बुलंद हो जाता है, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने लग जाते हैं और फिर तवज्जो तरक्की से हटकर तिजारती खसारा कम करने पर आ जाती है और फिर वही साइकिल बार बार दोहराई जाती है। आइंदा भी कुछ मुख्तलिफ होने का इम्कान नहीं है। दादी अल्लाह हाफ़िज़।